Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the type of thalassemia. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया के सिम्टम, साथ ही साथ उसके कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से, है ना। सिम्टम्स ही हमने देखा था। यूजुअली तो हमने थैलेसीमिया को क्लासीफाइड किया था ना, माइनर में, फिर मेजर में, चाहे वो अल्फा थैलेसीमिया हो या बीटा हो। तो जो माइनर रहते हैं उनमें यूजुअली सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और देखेंगे भी तो कौन से, नॉर्मली हो रहता है कि फटीग है, थकान है, नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। बट जो मेजर है उनमें अपन को काफ़ी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, है ना, सीवियर। तो देखते हैं, पहला है फटीग। फटीग मतलब थकान, और इसको हम बार बार चाहे एनीमिया, देखो सिम्टम्स वैसे एनीमिया के ही रहेंगे, क्योंकि थैलेसीमिया भी हम देखें क्या कॉज कर रहा है, हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस खुद किस में रिजल्ट करेगा, एनीमिया में ही। और हमने से बोला भी था पुलिस एनीमिया। तो सिम्टम्स वही रहेंगे जो हमने सिकल सेल एनीमिया में देखे थे, नॉर्मल एनीमिया में देखे थे। क्या होगा, फटीग। फटीग कैसे हो रहा, क्योंकि भाई आरबीसी टूट रही हैं, आरबीसी का अमाउंट कम है। आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जिससे सारी बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी, फिर वो एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि आरबीसी कम है, ऑक्सीजन सही अमाउंट में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, उस वजह से पर्सन में थकान रहेगी। साथ ही साथ वीकनेस, धीरे धीरे फिर क्या आने लगेगी, कमजोरी भी। इसके अलावा डिजीनेस, थकान, वीकनेस के चक्कर में कई बार क्या हो सकता है, पर्सन एकदम से चक्कर, मतलब बैठे बैठे अगर कोई उठ रहा तो उसे चक्कर आ सकते हैं, और भी नॉर्मल कंडीशन में डिजीनेस। इसके अलावा आगे देखें तो टैकीकार्डिया। टैकी मीन्स होता है, आप बोल सकते हो इंक्रीज, है ना, ज़्यादा। तो हार्ट रेट में इंक्रीज को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, स्लो को बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया, और इंक्रीज को टैकीकार्डिया। तो हार्ट बहुत तेज आपका पंप करेगा। फिर से वही रीज़न, क्योंकि आरबीसी कम है ना, क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं, तो हार्ट कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करने की, ताकि एटलीस्ट जो आरबीसी है वो तो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बाकी पूरी पार्ट में सप्लाई कर सके, ताकि सबको एनर्जी मिले। और अब क्योंकि ये हार्ट रेट जैसे ही बढ़ेगी, तभी एक कंडीशन आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांसें तेज चलना, है ना। कई बार ब्रेथलेसनेस भी आप लिख सकते हो कि सांसें कई बार ज़्यादा, कई बार स्लो। यूजुअली शॉर्ट ब्रेथ होती है, क्योंकि सांसें जल्दी जल्दी चलेंगी। आगे देखें तो हमारे पास है स्प्लीन एंड लिवर एनलार्जमेंट। तो अब स्प्लीन और लिवर का एनलार्जमेंट क्यों हो रहा, एनलार्जमेंट मीन्स साइज में बड़े हो जाना। भाई आरबीसी है डिफेक्टिव, चाहे अल्फा थैलेसीमिया की बात करो, बीटा की, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा, हीमोलाइसिस हो रहा। कहाँ पर हीमोलाइसिस होता है, आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम बोलते हैं, वहीं पर। स्प्लीन में जैसे ही आरबीसी ज़्यादा टूटेंगी, अब उसका धीरे धीरे फंक्शन बढ़ेगा, और उसका एनलार्जमेंट आप स्प्लीनोमेगाली बोल सकते हो, वो कॉज होगी। और स्प्लीनोमेगाली जैसे ही होती है, सीधा सीधा देखा गया है कि लिवर का भी एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा डिलेड ग्रोथ, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, आरबीसी कम है, ऑक्सीजन सभी पार्ट में सही से मिल नहीं रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स सभी पार्ट को सही से नहीं मिल रहे हैं, खुद ब्रेन को नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी जो डेवलपमेंट है ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है ना, वो डिले हो जाएगी, चाहे आप मेंटली देखो, मतलब सोचने समझने की क्षमता, या फिर फिजिकली देखो। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज़ है आयरन ओवरलोड। किसी भी पर्सन में अगर कॉन्टीन्यूसली हीमोलाइसिस होगा थैलेसीमिया की वजह से, तो हीमोलाइसिस जैसे ही होगा, आरबीसी का टूटना, और मैंने बता चुका है कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी टूटेगी मतलब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा। और हीमोग्लोबिन किस किस पार्ट में टूटती है, हीम और ग्लोबिन में, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा टूटेगा। अब क्योंकि आरबीसी कंटिन्यूसली टूट रही है, कॉन्टीन्यूसली टूट रही है, आयरन क्या होता जाएगा, बहुत सारे अमाउंट में रिलीज होगा, और आपकी बॉडी में इसका कंटेंट बढ़ने लगेगा। और ये आयरन आपकी बॉडी में कुछ बहुत सारी डिफ़िकल्टी कॉज करता है, पर्टिकुलरली हार्ट में, इसके अलावा लिवर में, है ना। कई बार हार्ट फेलियर भी देखने मिलता है, क्योंकि वैसे ही हार्ट ज़्यादा पंप करने की कोशिश कर रहा, और ऊपर से आयरन की वजह से बोन में कुछ डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल सकती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, जो सिग्नलिंग पूरी चलती है हार्मोन्स की, है ना। इसके अलावा आगे देखें तो जॉइंटिस को अगर हम हिंदी में बोले तो पीलिया। अब पीलिया क्यों हुआ, क्योंकि फिर से वही मैंने बोला ना कि हीमोलाइसिस हो रहा, हीमोग्लोबिन टूट रहा, और जब हीमोग्लोबिन टूटता है उसी से तो हमारा जो वो बनता है ना, बिलीरुबिन, हमने देखा था ना, इससे क्या बनता है, बिलीरुबिन।
जिसका काम क्या होता है कि स्टूल को येलोइश कलर प्रोवाइड करना, और नॉर्मल लेवल होता है 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल में इतना, क्योंकि आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट में टूट रही हैं। और अगर इसका अमाउंट कितना हो गया 1.5 से लेके आप ले लो 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तब ये जो कंडीशन है ये एक जॉइंटिस में डेवलप हो जाएगी। मतलब अब स्टूल का कलर तो ठीक ही येलो, यूरिन का कलर येलो होने लगेगा, आपकी आंख है उसका कलर जो कि होता है पीलियम है, स्किन का कलर एकदम येलोइश दिखने लगता है, पेलर स्किन भी हम बोलते हैं। इसके बाद आगे देखें तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे उस पर्सन को, चाहे वो फीवर का हो या और भी कोई स्किन इन्फेक्शन हो, है ना, सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन उसे होते रहेंगे, फ्रिक्वेंट होंगे। क्यों हो रहा ये समझने वाली बात है। रीज़न है कि सबसे पहले तो क्या हो जाएगा उस पर्सन के अंदर स्प्लेनिक्टॉमी। स्प्लेनिक्टॉमी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ स्प्लीन। अब ये दो टाइप से हो सकती है, एक है ऑटो स्प्लेनिक्टॉमी कि स्प्लीन क्या कर दे, खुद ही अपना फंक्शन लॉस कर दे। किस वजह से, क्योंकि एकदम से ओवरलोड हो गई थी, हो सकता है कि ब्लॉकेज हो जाए, और एक टाइप से क्या हो सकता है ऑटो, खुद ही फंक्शन लॉस हो जाए, ये वैसे रेयर है। दूसरी चीज़ होती है नॉर्मल स्प्लेनिक्टॉमी, मतलब स्प्लीन का रिमूवल जो कि आर्टिफिशियल तरीके से, है ना। अब ये क्यों करते हैं, स्प्लीन को रिमूव क्यों करते हैं थैलेसीमिया में? रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बन रही है, मतलब आरबीसी डिफेक्टिव बन रही हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी स्प्लीन से होकर जा रही थी, स्प्लीन उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही थी जब तक कि वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट ना कर लें 120 डेज। लेकिन क्योंकि उनमें डिफेक्टिव है, अब उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है उनके शेप में, स्ट्रक्चर में, स्प्लीन उन्हें क्या समझेगी कि नहीं ये आउटर सेल है, ये फॉरेन बॉडीज़ हैं। तो अब स्प्लीन क्या करने लगेगी, आरबीसी को पहले ही डिस्ट्रॉय करती है। मैंने बताया था ना प्री मैच्योर डेथ होती है 50 डेज में ही, 80 डेज में ही, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय करे। तो अब एक तो वैसे ही हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी है, ऊपर से स्प्लीन और अगर इतना ज़्यादा अमाउंट वो करेगी आरबीसी का डिस्ट्रॉय, तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि थैलेसीमिया के केस में स्प्लीनेक्टॉमी की ही जाती है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है कि ताकि कम से कम आरबीसी को स्प्लीन तो डिस्ट्रॉय ना ही करे, है ना। तो पर्सन थोड़ा सा एनीमिया से पर्सन को रिलीफ हो, नहीं तो ऐसे में तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। इसके अलावा इसी वजह से, क्योंकि स्प्लीन, हाँ इस चीज़ को हम समझें, इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। स्प्लीन है आरई सिस्टम का मेन पार्ट, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसमें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि फॉरेन बॉडीज़ को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सभी को किल करती हैं। अब क्योंकि स्प्लीन ही नहीं है तो ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, तो अगर यही रिमूव हो गया तो पर्टिकुलरली अब इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट की। हम कैसे डायग्नोसिस करें कि किसी एक पर्सन को पर्टिकुलरली थैलेसीमिया है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ब्लड का डिसऑर्डर है, आप ब्लड टेस्ट करवा दो। कंप्लीट ब्लड काउंट जो कि आपके आरबीसी, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल्स, सारी चीज़ों का काउंट बता देगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर। तो आरबीसी में डिफेक्ट है तो वैसे इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा, एक तो आरबीसी का काउंट ही कम होगा। इसके बाद दूसरा है हीमोग्लोबिन टेस्ट, क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन टेस्ट में आ ही जाएगा कि अल्फ़ा चेन कैसी है, बीटा चेन कैसी है। तो इसमें इसी में तो डिफेक्ट आ रहा, अल्फ़ा ग्लोबिन में, बीटा ग्लोबिन में, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पर्सन को थैलेसीमिया है। तीसरी चीज़ देखें तो जेनेटिक टेस्ट। अब जेनेटिक टेस्ट को आप और क्या बोल सकते हो, डीएनए टेस्ट या फिर क्रोमोसोमल टेस्ट, क्योंकि इसमें ये टेस्ट क्या करता है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जीन के स्ट्रक्चर। तो अपन ने जीन देखे थे ना, जीन ही तो थे क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और क्या था एक था क्रोमोसोम नंबर 11 पर, वही जीन तो कंट्रोल कर रहे थे अल्फ़ा बीटा ग्लोबिन चेन को। अगर उनमें म्यूटेशन होगा तो सिंपल सी बात है, उससे पता चल जाएगा कि भाई पर्सन को थैलेसीमिया है। इसके बाद आगे देखे थे हम मैनेजमेंट, कि अगर हमने डायग्नोसिस कर लिया एक पर्सन है उसे थैलेसीमिया है, मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब अब उसे ज़िंदा तो रखना पड़ेगा अगर मेजर की कंडीशन है, माइनर में तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, बट अगर मेजर है तब एक चीज़ जो सबसे अच्छा अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो वो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। लेकिन अब अच्छा का मतलब ये थोड़ा ब्लड ऐसे तो मिलता नहीं है कि कुएं में भरा है जाके ले आओ, घर की खेती नहीं है। अब वो ब्लड का मिलना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका सेम कि आपका ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही मिले, जो कि बहुत ब्लड मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न।
अगर पर्टिकुलरली एक पर्सन को थैलेमिया है तो आप, है ना, अगर मेजर में है तब तो आपको उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देना ही पड़ेगा अगर उसे कंटिन्यूसली जीना है फॉर लिविंग। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है ना लाइफ लॉन्ग चलता है, क्योंकि उसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होती ही जाती है। इसके बाद आगे देखें तो बोन मैरो या फिर स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट, आप स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट कर दो बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में ही ना PHSC वही तो स्टेम सेल है, प्लोरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि आरबीसी भी बनाती हैं, आपकी वाइट ब्लड सेल्स भी बनाती हैं, प्लेटलेट्स भी बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिलीफ दे सकता है कि आप ये ट्रांसपेरेंट करा दो तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, है ना, आपको एनीमिया से रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आगे देखें तो फॉलिक एसिड एंड विटामिन सप्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, फॉलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंट। एक चीज़ ध्यान देना, आयरन की टैबलेट्स नहीं देनी है, ना ही आयरन के सप्लीमेंट, नहीं तो हमने मोस्टली कंडीशन में लिखा है कि एनीमिया है तो आयरन दो, चाहे वो हमने देखा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और भी जो एनीमिया देखे, इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा हो रही है और आयरन वैसे भी बन रहा है तो अपन ज़्यादा नहीं दे सकते, दिक्कत हो जाएगी। आप दो इसमें और क्या कर सकते हैं हम, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सप्लीमेंट। आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट दो इन दी फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। इसके अलावा विटामिन है ना, इसके अलावा विटामिन के आप सोर्स भी ले सकते हो। तो ये चीज़ क्या करती है, क्योंकि ये जो विटामिन हैं, विटामिन B12, विटामिन B6, C, D, इसके अलावा फॉलिक एसिड, ये सारे फैक्टर हैं एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के। एरिथ्रोपोइसिस क्या, एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, पोइसिस मीन्स बनने की प्रोसेस। हमने वैसे डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आरबीसी बनने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिस वजह से भी हमें एनीमिया से रिलीफ मिल सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।